लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पाइथन के बारे में डिस्कस किया था। पाइथन के बारे में थोड़ी हम लोगों ने कोडिंग वगैरह भी की थी। इसके अलावा हमने जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को भी समझा था। आज हम प्रॉपर अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जाने पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन से शुरू करेंगे, उसके बाद मशीन लर्निंग, उसके बाद हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे नाम से जाहिर है, आर्टिफिशियल यानी मसनूई और इंटेलिजेंस यानी जहानत। एक मसनूई जहानत को पैदा करना और या तो फिर मशीन को उस कैपेबल बनाना कि वो जो है ह्यूमन की तरह चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके और फिर एक न्यू इंस्टेंस के ऊपर, एक न्यू केस के ऊपर जनरलाइज कर सके। तो इसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सब फील्ड होती है मशीन लर्निंग, जो कि हम इस लेक्चर का आज मेन टॉपिक है हमारा मशीन लर्निंग के ऊपर, जिसमें हम मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, जिसमें सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और डिफरेंट अप्रोचेस हैं हमारे पास, उसको डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा फिर हम रिग्रेशन की जाने बढ़ेंगे। फिर अगले लेक्चर के अंदर हम लोग क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ेंगे। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो रिग्रेशन के ऊपर है और मशीन लर्निंग की डिफरेंट अप्रोचेस के ऊपर। तो शुरू करते हैं। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन से भी देखा, आगे चलते हैं हम। तो इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग। इसको मशीन लर्निंग को समझने के लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल के अंदर ये है कि हमारे पास अगर एक किसी इंसान को अगर बहुत सारी ईमेल्स दिखा दी जाए और उसको बता दिया जाए कि ये ईमेल जो है एक स्पैम है और ये ईमेल जो है ये जो है ऑथेंटिक है। तो आफ्टर ट्रेनिंग वो इन ईमेल्स को जो है वो अच्छी तरीके से देखेगा। उसको देखने के बाद जब हम इसको नई ईमेल देंगे तो वो उसको जनरलाइज कर पाएगा, बता सकेगा आपको कि ये ईमेल जो है वो स्पैम की कैटेगरी के अंदर डालनी है या ऑथेंटिक ईमेल है, या उसको नॉन स्पैम के अंदर डालनी है। तो ये हुआ है कि ह्यूमन की इस तरीके से ट्रेनिंग की गई है। उसको पहले जो है वो बहुत सारी ईमेल्स दिखाई गई, उसने उसको जो है वो जहन के अंदर जो है उसको प्रोसेस किया और जो है उसके अंदर का जो मीनिंगफुल पैटर्न था उसको अंडरस्टैंड कर लिया। अब जब उसको न्यू ईमेल दिखाई गई तो वो उस जो उसने पैटर्न को अंडरस्टैंड किया उसके उसकी हेल्प से उसने जो है वो एक न्यू केस को जनरलाइज कर दिया और बता दिया हमें कि ये ईमेल स्पैम है या तो फिर ऑथेंटिक है। ठीक है, अगर सेम काम ये मशीन करती है, मशीन को हम लोग जो है वो एक बहुत सारी ईमेल्स दिखा दें, बंच ऑफ ईमेल्स दिखा दें और उसको जो है वो लेबल भी बता दें उसका कि ये जो है वो स्पैम की कैटेगरी के अंदर आती है और ये जो है वो नॉट स्पैम की कैटेगरी के अंदर आती है। तो मशीन इस चीज़ से लर्न करेगी। लर्न करने के बाद मशीन जो है आपको बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से ह्यूमन ने बताया आपको कि ये ईमेल जो है, जो इनपुट ईमेल है ये स्पैम की कैटेगरी के अंदर डालनी है तो फिर नॉट स्पैम करनी है। तो मशीन आपको बिल्कुल सिमिलर इस तरीके से बताती है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं मशीन लर्निंग। You need to see a lot of different emails with their tags as spam or not spam to find out in the future whether the received email is spam or not spam with high accuracy. Similarly, if this work can do a machine, then it is called a machine learning. Machine should see a lot of data to classify an email to their respective class. ठीक है। मशीन लर्निंग इज अ फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये इसको बेसिक डेफिनेशन है मशीन लर्निंग की। मशीन लर्निंग इज अ फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेयर कंप्यूटर्स can learn from the data to make predictions and decision without being explicitly programmed. Here is a simple example. अच्छा, मशीन लर्निंग के अंदर होता ये है कि मशीन की ट्रेनिंग होती है। एक तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास जो है वो मशीन के अंदर हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू रूल्स जो है वो डिफाइन कर देते हैं कि हम जो है वो कोई पैटर्न जो है वो मशीन को समझा देते हैं कि अगर इस तरीके की, जैसे कि अगर एक एग्जांपल लूँ मैं, कैट्स एंड डॉग की एक इमेज है, तो मैं एक प्रोग्राम कर रहा हूँ कि उसको उस प्रोग्राम के अंदर लिख रहा हूँ कि कैट की जो है जो कान जो होते हैं वो उतने बड़े होते हैं और इस टाइप के होते हैं। तो ये मैं एक्सप्लिसिटली जो है वो प्रोग्रामिंग के जरिए उसको प्रोग्राम कर रहा हूँ, बता रहा हूँ मशीन कंप्यूटर को समझा रहा हूँ, मशीन को समझा रहा हूँ कि अगर कोई इस तरीके की पॉसिबिलिटी होती है, अगर मैचिंग इस तरीके से, अगर कोई इनपुट इमेज के जो है वो कान है इतने बड़े, तो उसको जो है वो ऑटोमेटिकली आप जो है उस कैटेगरी के अंदर ले आओ कि ये कैट है। इसी तरीके से जो डॉग्स हैं उसके भी फीचर्स मैं जो है वो प्रोग्रामिंग के अंदर डिफाइन करूंगा। लेकिन मशीन लर्निंग के अंदर इसका उलट होता है। मशीन लर्निंग के अंदर जो पैटर्न होता है मशीन खुद आइडेंटिफाई करती है उस पैटर्न को, तभी हम इसको ट्रेनिंग कहते हैं। ट्रेनिंग का मतलब है कि वो खुद ट्रेन कर रही है उसको। आपने बस इंस्ट्रक्शंस देनी है उसको, आपने जो है वो कोई एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग नहीं करनी है, उसको समझाना है कि अगर कैट होगा तो उसका ये चीज़ होना ज़रूरी है तो ये चीज़ होनी ज़रूरी है। मशीन इस चीज़ को जो है वो खुद आइडेंटिफाई करेगी। तो इस पूरे टास्क को हम लोग कहते हैं, इसी पूरे टास्क को हम मशीन लर्निंग कहते हैं।
वही एग्जाम्पल ले लेते हैं जो हमने पीछे हम लोगों ने देखी ईमेल के बारे में कि स्पैम और नॉट स्पैम हो क्या रहा है। इसके अंदर मशीन जो है वो मुख्तलिफ ईमेल्स को देख के लर्न कर रही है, और उसके जो सामने जो उसका जो हमारा लेवल है कि ये स्पैम है या नॉट स्पैम है, उसको देखते हुए वो उसको लर्न कर रही है। वो बार बार जो है वो एक एक ईमेल को देख रही है, और वो उसका जो है लेवल जो है वो देख रही है कि ये स्पैम है, ये नॉट स्पैम है, ये स्पैम है, ये नॉट स्पैम है। ये बिल्कुल इसी तरीके से आप बच्चे को जो है वो एक कोई चीज दिखा दें, एक बॉल दिखा दें उसको, और उसको बोलें कि ये बॉल है, और एक हाथ में पकड़े उसको, एक स्केल पकड़ा दें उसको और बोलें ये स्केल है। आप उसको समझाएं कि ये बॉल है, ये स्केल है। वो ऐसा ऐसा करके उसको अंडरस्टैंड करने लग जाएगा। अगली दफा आप उसको जो है वो बॉल और स्केल दिखाएंगे तो वो आपको खुद बता देगा कि ये बॉल है, ये स्केल है, क्योंकि हमने उसकी ट्रेनिंग करवाई है। यही कॉन्सेप्ट मशीन लर्निंग के अंदर भी अप्लाई होता है। हम मशीन की बिल्कुल इसी तरीके से ट्रेनिंग करवाते हैं जिस तरीके से एक ह्यूमन की करवाई जाती है ट्रेनिंग। हमने बच्चे को ये नहीं सिखाया कि बॉल जो है वो उस तरीके की दिखती है, बॉल गोल दिखती है, स्केल जो है वो थोड़ा लंबा होता है, पतला होता है। हमने ये नहीं बताया, हमने कोई एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम नहीं किया उस बच्चे के जहन के अंदर, हमने बस खाली उसको ट्रेनिंग करवाई है, उसको दिखाई है चीजें। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट है हमारे पास डिफरेंट मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम है, जैसे कि रिग्रेशन है हमारे पास, हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। हम जो है वो चीजों को क्लासिफाई कर सकते हैं। प्रिडिक्शन से मुराद रिग्रेशन से मुराद हमारे पास एक कंटिन्यूस वैल्यू की प्रिडिक्शन होती है, जो हम अभी आगे देखेंगे। या जैसे कि एयर को देखते हुए हमने जो है वो एक कंपनी है क्या ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी सेल हम लोगों ने प्रिडिक्ट करनी है। तो इस किस्म के टास्क को हम लोग रिग्रेशन टास्क कहते हैं। और इसके इसके अलावा एक और टास्क होता है जिसको हम लोग क्लासिफिकेशन टास्क कहते हैं। लाइक उसके अंदर वही एग्जांपल के हम लोगों ने ईमेल दिखाई, और उसको जो है हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ईमेल स्पैम की कैटेगरी के अंदर है या नॉट स्पैम की कैटेगरी के अंदर है। तो ये क्लासिफिकेशन टास्क है। इसके अंदर जो है वहाँ पर लिमिटेड क्लासेस होती हैं, हम लोग को उसी में आइडेंटिफाई करना होता है। डिफाइंड क्लासेस होती हैं, जैसे स्पैम है या हमें आउटपुट जो है वो दो ही मिलेंगे, ये बाइनरी क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। आउटपुट हमें सिर्फ दो मिलेंगे, या तो फिर स्पैम है या तो नॉट स्पैम है। या तो फिर एक मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के अंदर भी आता है हमारे पास एक प्रॉब्लम, जिसके अंदर हम लोग के तीन चार जानवर हैं, हमारे इमेजेस हम लोग इनपुट कर रहे हैं, और हमें ये जानना है कि वो जानवर की पिक जो है वो किस जानवर की पिक है। तो वो चार जानवर हैं, चारों में से किसी एक जानवर का उसको आउटपुट जो है वो देना है। तो ये एक मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है हमारे पास। मशीन लर्निंग के स्टेप्स हमारे पास होते हैं। सबसे पहले क्या हम लोग को वो डेटा चाहिए होता है जिसको मशीन लर्निंग मॉडल को, जिससे हम लोग मशीन लर्निंग का मॉडल ट्रेन करवाएंगे। अब उसको सिखाना है मशीन को, तो उसके लिए डेटा हमें चाहिए होता है। सबसे पहले हम लोग डेटा कलेक्शन करेंगे। डेटा कलेक्शन करने के बाद हम उस डेटा को प्रिपेयर करेंगे। जाहिर सी बात है, डेटा कलेक्ट जब हमारे पास होगा तो वो बहुत पॉसिबल है कि वो नॉइजी हो, उसके अंदर मिसिंग वैल्यूज भी हो, उसके अंदर कुछ आउटलायर्स भी हो। आउटलायर्स यानी कि जो है हमारी एक जो हमारे पास एक पैटर्न है, उस पैटर्न से बिल्कुल डिफरेंट कोई वैल्यू आ गई तो वो हमारे पास आउटलायर होता है। तो इसके अलावा हमारे पास तो इस चीज़ों को हम लोग को टैकल करना पड़ता है। उसके अंदर नल वैल्यूज जो है उसको रिमूव करना पड़ता है, उसको टैकल करना पड़ता है। इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। आगे देखेंगे हम लोग नल वैल्यूज को किस तरीके से टैकल करते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे पास जब डेटा पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाता है, रेडी टू फीड इनटू द मॉडल, तो हम लोग क्या करते हैं, मॉडल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं, मॉडल डेवलप करते हैं। मॉडल डेवलपमेंट के बाद हम लोग फिर मॉडल को इवेल्युएट करते हैं। जब हमने मॉडल ट्रेन कर लिया तो फिर उसकी परफॉर्मेंस भी चेक करनी होगी कि वो मॉडल जो है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। नई न्यू केसेस हैं, हम लोग अपनी तरफ से कोई भी न्यू केसेस उसके अंदर डाल के देखेंगे, उसको जनरलाइज करेंगे उसको कि ये मॉडल जो है वो करेक्ट प्रिडिक्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो उस तरीके से हमारी मॉडल इवेल्युएशन का प्रोसेस होता है। इसका एक तरीकेकार होता है मॉडल इवेल्युएशन का। हम क्या करते हैं, हमारे पास एक डेटा सेट होता है, मिसाल के तौर पर एक डेटा सेट है हमारे पास जिसके अंदर ईमेल का डेटा सेट अगर ले लेते हैं हम लोग, तो ईमेल के अंदर 100 ईमेल्स है हमारे पास, और 100 के अंदर 100 ईमेल्स के करस्पॉन्डिंग हमारे पास स्पैम और नॉट स्पैम के लेबल्स हमारे पास हैं। हमने क्या किया, 80% जो डेटा था वो ट्रेनिंग को दे दिया, और जो 20% जो डेटा है हमने वो टेस्टिंग के लिए रख दिया। 80% से हमने टेस्टिंग ट्रेनिंग करवाई। तो जो बाकी का जो 20% का डेटा है उसका हमारे पास ये जहन में रखें, उसका हमारे पास लेबल भी है। हम जब न्यू केस के ऊपर मॉडल को जनरलाइज करवाएंगे, न्यू केसेस के तौर पर हम लोग उस डेटा को फीड करवाएंगे, तो हम उस लेबल को नहीं देंगे, हम खाली वो ईमेल्स को देंगे। और वो जो मॉडल हमारा उसका आउटपुट देगा, यानी कि वो मॉडल खुद बताएगा कि वो स्पैम है या नॉट स्पैम है ट्रेनिंग डेटा सेट के ऊपर। फिर हम लोग वो कंपेयर करेंगे जो हमारा एक्चुअल जो टेस्ट डेटा सेट के जो लेवल थे उससे कंपेयर करेंगे। फिर हम इसका एरर फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है वो मॉडल इवेल्युएशन होती है।
फिर हम लोग जो है वो फाइनली जब देखेंगे कि हमारे पास मॉडल इवैल्यूएशन हो गई है, मॉडल ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दे दी है, तो हम फाइनली डिप्लॉयमेंट की जाने पड़ेंगे और उसको डिप्लॉय करेंगे, और जो है वो जिस तरीके से भी उसको इम्प्लीमेंट करवाना होगा उसको हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे। आए कि उसको किसी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर डिप्लॉय कर उसके अंदर इम्प्लीमेंट करवाना है हमने, या वेब एप्लीकेशन के अंदर जाके वो इंटीग्रेट होगा, कुछ भी, तो ये हम लोग इसकी डिप्लॉयमेंट कर देंगे। अगर हमारे पास इसकी जो एक्यूरेसी है वो कम आती है मॉडल इवैल्यूएशन स्टेज के अंदर, तो हम क्या करते हैं, वापस से जाके प्रिपरेशन स्टेप के ऊपर जाते हैं और डेटा को दोबारा से प्री प्रोसेस करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है मॉडल जो है वो सही तरीके से जो है वो न्यू केसेस को, न्यू इंस्टेंसेस को जनरलाइज नहीं कर पा रहा, और वो गलत प्रोडिक्शन दे रहा है। इमेज जो है वो कैट की है और वो मॉडल बता रहा है डॉग की है, तो ये जो है मॉडल इवैल्यूएशन में फेल हो रहा है, एक्यूरेसी जो है वो सही नहीं बता रहा। 100 केसेस उसको हम लोगों ने दिए, 100 में से उसने जो है वो 80% गलत बता दिए, 20% वो सही बता रहा है, तो ये भी एक अच्छी एक्यूरेसी नहीं है, तो इसमें भी वो इवैल्यूएशन करना फेल है। तो हम लोग वापस से प्री प्रोसेसिंग की तरफ जाएंगे, डेटा को दोबारा से प्री प्रोसेस करेंगे, उसको फिर ट्रेनिंग करवाएंगे उसकी, फिर दोबारा से उसको इवेल्युएट करवाएंगे। तो ये हमारा जो है मशीन लर्निंग के पूरे स्टेप्स होते हैं। ठीक है। दो कैटेगरीज होती है हमारे पास, सुपरवाइज लर्निंग की, अनसुपरवाइज लर्निंग की। ठीक है, अगर हम लोग प्रीवियस एग्जाम्पल के ऊपर वापस चलें, उसके अंदर हम लोगों के पास ईमेल थी डेटा सेट के अंदर, उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास लेबल थे कि वो स्पैम है या नॉट स्पैम है। तो इस टाइप के जो डेटा सेट है हमारे पास, इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है हमारे पास, उसको कहते हैं हम सुपरवाइज लर्निंग। इस लर्निंग को हम लोग कहते हैं सुपरवाइज लर्निंग, जिसके अंदर हम लोग के पास डेटा भी, मशीन को ट्रेनिंग के वक्त लेबल भी दिखाया जा रहा हो कि ये ईमेल जो है स्पैम की कैटेगरी के अंदर, ये ईमेल जो है वो नॉट स्पैम है। ट्रेनिंग के वक्त मशीन को लेबल भी दिखाया जा रहा है, तो ये सुपरवाइज की कैटेगरी के अंदर आती है। एक होती है अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर होता क्या है, अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर हम लोग के पास कोई भी लेबल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास इनपुट इमेज होती है। जैसे कि अगर एग्जांपल लें तो हमारे पास एक डेटा सेट है जिसके अंदर सिर्फ हमारे पास इमेजेस हैं, कैट्स की, डॉग्स की और डिफरेंट एनिमल्स की। ठीक है, 3 एनिमल्स है मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 एनिमल्स हैं, 3 एनिमल्स का डेटा सेट है हमारे पास और उसका कोई भी लेबल नहीं है। अब वो अनसुपरवाइज प्रॉब्लम हमारे पास क्या होती है, अनसुपरवाइज प्रॉब्लम के अंदर हम लोग क्लस्टरिंग करते हैं। जाहिर सी बात है इसके अंदर लेबल तो होता नहीं है, तो यकीनन इसके अंदर कोई क्लासिफिकेशन वाली प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई क्लासिफाई हम लोगों ने कुछ करना पड़ता तो वो यकीनन सुपरवाइज लर्निंग के अंदर होता है, क्योंकि हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई करना है ना, ये कि कैट, ये इमेज जो है वो कैट है या डॉग है। लेकिन अनसुपरवाइज के अंदर हमारे पास लेबल होते नहीं है, तो इसके अंदर हम लोग क्लस्टरिंग करते हैं। जो सिमिलर जो इमेजेस है उसका हम लोग क्लस्टर बना लेते हैं। होता क्या है कि कैट्स की सारी इमेजेस जो है वो अलग, उसका एक क्लस्टर बन जाएगा। जैसे मैं दिखाऊं, हमारे पास डिफरेंट इमेजेस हैं, तो अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम क्या करते हैं, जो हमारे पास जो सिमिलर जो डेटा सेट होते हैं उनका एक क्लस्टर बना देता है। जैसे कि यहाँ पे जो हमारे पास एक जो डेटा पॉइंट्स है, ये कैट के हैं, ये डॉग के हैं, और ये कोई अदर एनिमल है। ठीक है, तो क्लस्टरिंग ने क्या किया, उन सबके जो है वो क्लस्टर बना दिया, एक क्लस्टर ये बन गया, एक क्लस्टर हमारे पास ये बन गया, एक क्लस्टर ये बन गया। ठीक है, तो ये अनसुपरवाइज लर्निंग है हमारे पास, ये होती है लर्निंग विदाउट लेबल डेटा। की करेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास, नो टारगेट आउटपुट लेबल, इसके अंदर हम लोगों के पास कोई आउटपुट टारगेट लेबल नहीं होता, ये जस्ट हम क्लस्टरिंग के लिए यूज करते हैं। सिमिलर जो डेटा सेट है उसको जो है वो सेपरेट करने के लिए, उसको अलग करने के लिए यूज करते हैं। ये हम लोग इसकी जो प्रैक्टिकल जो यूज केसेस हैं हमारे पास, वो क्लस्टरिंग आ जाता है और डायमेंशनैलिटी रिडक्शन आ जाता है। डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के बारे में ये एक बड़ा टॉपिक है, इसको हम लोग एंड में लेकर चलेंगे, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। और क्लस्टरिंग का टॉपिक भी हम लोग अनसुपरवाइज लर्निंग की तरफ जब पढ़ेंगे तो हम जब देखेंगे ये दोनों चीजें। ठीक है, तो अभी हम लोग ये नहीं करेंगे इस लेक्चर के अंदर, अभी हम सुपरवाइज लर्निंग की तरफ फोकस करेंगे, और आने वाले जो एक दो लेक्चर हैं उसके अंदर भी हम लोग सुपरवाइज लर्निंग ही देखेंगे, देन हम लोग अनसुपरवाइज लर्निंग की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरीके से प्रीवियस से सुपरवाइज लर्निंग के अंदर हमारे पास जो है वो लेबल डेटा होता है, और इसकी एग्जांपल हमारे पास ईमेल स्पैम क्लासिफिकेशन, लाइक हमने पहले अभी जो एग्जांपल देखी, वो ईमेल स्पैम क्लासिफिकेशन, ये हमारी प्रॉब्लम है। इसको हम लोग यूज कर सकते हैं क्लासिफिकेशन, यानी कि डेटा को क्लासिफाई करना, कि वो डेटा जो है वो किस चीज का डेटा है उसको क्लासिफाई करना। रिग्रेशन यानी कि कोई भी कंटीन्यूअस वैल्यू प्रिडिक्ट करना, कंटीन्यूअस वैल्यू से मुराद कोई भी वैल्यू पॉसिबल, वैल्यू 1, 1.5, इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, उसको हम लोग कंटीन्यूअस वैल्यू कहते हैं। तो रिग्रेशन हमारे पास प्रिडिक्टिंग द कंटीन्यूअस वैल्यू, रिग्रेशन इज यूज फॉर प्रिडिक्टिंग द कंटीन्यूअस वैल्यू। ठीक है, और एक और हमारे पास री इन्फोर्समेंट लर्निंग होती है हमारे पास। इसके अंदर होता क्या है, हमारे पास एक एजेंट होता है और उस एजेंट को हम लोग ट्रेन करवा रहे होते हैं। होता यह है कि मिसाल ये देखिए, हमारे पास एक एजेंट है,
ये एजेंट है हमारे पास, और ये एक एनवायरनमेंट है हमारे पास। यहाँ पे आग है, ठीक है, यहाँ पे फायर है, और यहाँ पे पानी है। एजेंट को क्या है, एजेंट की किस तरीके से ट्रेनिंग की जाएगी, एजेंट को कहा जाएगा, एजेंट को एक्शन परफॉर्म करने के लिए कहा जाएगा। एजेंट जो है वो पहले आग की तरफ जाएगा तो एजेंट को हर्ट होगा, ठीक है। एजेंट को हर्ट होगा तो एजेंट समझ जाएगा कि ये इसने गलती की है, एजेंट को हर्ट हुआ। जब एजेंट पानी की तरफ जाएगा, एक्शन परफॉर्म करेगा, तो एजेंट को हर्ट नहीं होगा। तो ये क्या किया, इसने अपनी गलती से सीखा। तो अगली दफा वो इस आग को, इस फायर को अवॉइड करेगा, और वाटर को जो है वो तरजीह देगा। तो इस तरीके से हमारा री लर्निंग काम करता है। ये हमारा गलती से सीखता है। अगली दफा वो गलती करेगा तो बार बार दोबारा उसको दोहराएगा नहीं, वो उस गलती से वो सीख जाएगा, और फिर उसको जो है अगली दफा वो एहतियात करेगा। तो इस तरह की लर्निंग को हम लोग, इस तरह की लर्निंग जो अप्रोच होती है उसको हम लोग री लर्निंग कहते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास बैच लर्निंग और ऑफलाइन लर्निंग। बैच लर्निंग, ऑफलाइन लर्निंग क्या होता है, द सिस्टम इज ट्रेन्ड ऑन अ गिवन डेटा एंड कैन नॉट लर्न ड्यूरिंग इट्स प्रोडक्शन स्टेज। होता यह है कि हमारे पास एक गिवन डेटा सेट है, हमने क्या किया, हमने उसका उस गिवन डेटा सेट को प्री प्रोसेस किया, उसके बाद हमने उसका मॉडल तैयार कर दिया। मॉडल तैयार कर दिया, वो डिप्लॉयमेंट स्टेज के ऊपर आ गया। अब वो न्यू केसेस उसके अंदर आ रहे हैं, वो उसको प्रिडिक्ट कर रहा है। लेकिन अगर हमारे पास डेटा सेट जो है उसके अंदर कोई नई चीज आ गई, दोबारा से हम डेटा सेट के अंदर, हम लोगों को डेटा सेट के अंदर कोई और डेटा ऐड करना है, मजीद डेटा ऐड करना है, तो होता ये है हम लोगों को फिर से जो है दोबारा मॉडल को ट्रेन करवाना पड़ता है उस डेटा के ऊपर। तो ये जो है एक डिसएडवांटेज है हमारे पास बैच लर्निंग या ऑफलाइन लर्निंग का, कि हम लोगों ने जो पहले से जो डेटा सेट को ट्रेन करवाया हुआ है अपने मॉडल को, एक थोड़े से न्यू डेटा के आने से हमने दोबारा से मॉडल को ट्रेन करवाना पड़ जाता है। तो इस इशू को ओवरकम करने के लिए जो है हम लोग ऑनलाइन लर्निंग टेक्निक है वो यूज करते हैं। एक इशू इस अ, हमारे पास एक और तरह से ये इशू जो है वो हल हो सकता है। हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को ऑटोमेट कर सकते हैं। लाइक हर हफ्ते, हर घंटे बाद जो है वो मॉडल जो है वो दोबारा से ऑटोमेटिकली रिट्रेन हो जाए। जैसे कि नया डेटा आता है, और वो नया डेटा जो है वो हमारे जो प्रीवियस वाला डेटा सेट है उसके अंदर ऐड हो रहा है। हर एक घंटे बाद जो है वो मॉडल जो है वो दोबारा से रिट्रेन हो रहा है। तो इसको हम लोग जो है वो ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट तो कम हो जाएगी ये प्रोसेस, क्योंकि ये ऑटोमेट हो जाएगा। लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज हमारे पास क्या आ जाता है कि ये कॉस्ट कंज्यूमिंग बन जाता है। बहुत ज्यादा कॉस्ट लग जाती है इसके अंदर, तो हम इस चीज को अवॉइड करते हैं। हम जो है वो फिर ऑनलाइन ट्रेनिंग की तरफ जाते हैं। The system trained on big data set that cannot be fitted into the main memory is called out of the core learning। जब हमारे पास डेटा सेट बहुत बड़ा हो जाए और वो हमारी मेन मेमोरी के अंदर फिट ना हो सके, तो इसको हम लोग कहते हैं आउट ऑफ द कोर लर्निंग। तो इसका एक आसान हल होता है कि हम डेटा को जो है वो चंक्स के अंदर डिवाइड करते हैं, उन चंक्स की ट्रेनिंग करें। इंस्टेंस बेस्ड और मॉडल बेस्ड लर्निंग, तो हमने जो अभी जितनी भी प्रीवियस एग्जांपल देखी है कि हम लोग एक मॉडल तैयार कर रहे हैं, फिर उस मॉडल के अंदर जो है वो नया एक अनयूजुअल जो अनसीन जो केस है हमारे पास उसको डालते हैं उस मॉडल के अंदर, और फिर वो प्रिडिक्ट करता है या क्लासिफाई करता है कि वो जो हमारे पास जो डेटा सेट है वो किस क्लास को बिलोंग कर रहा है, या तो फिर कोई वो जो हम लोगों ने जो इनपुट दिया है उसकी क्या कंटिन्यूस वैल्यू होनी चाहिए। तो ये जो हमारे पास जो है वो मॉडल बेस्ड लर्निंग आती है। एक होती है हमारे पास इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग। इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो है वो ट्रेनिंग एग्जाम्पल को देख के वो जो है वो डिसाइड करता है कि ये जो है वो किस चीज को, जो हमारे पास जो न्यू केस है वो किस चीज में क्लासिफाई करना है। हमारे पास बहुत सारा डेटा सेट पड़ा हुआ है, कैट का डेटा सेट पड़ा हुआ है, डॉग का डेटा सेट पड़ा हुआ है। बिलफर्स हमारे पास कैट्स की जो डेटा सेट, जो कैट्स की जो इमेजेस है वो बहुत ज्यादा है। तो जब न्यू केस आएगा उसको जो वो क्या करेगा, वो जाके मैच करेगा डेटा सेट के अंदर, वो देखेगा कि कैट्स की जो मेजोरिटी बहुत ज्यादा है, तो वो क्या आउटपुट दे देगा, कैट। इसके अंदर क्या हो रहा है, इसको कोई जो है ये जो है वो मॉडल फेल हो जाता है, और बहुत ज्यादा हल्का मॉडल है एज कम्पेयर टू द मॉडल बेस्ड लर्निंग। मॉडल बेस्ड लर्निंग के अंदर जो है वो ज्यादा जो है हमें कंट्रोल आ जाता है चीज के ऊपर। हम जो है वो मॉडल की ट्रेनिंग करवाते हैं और फिर उसको जो है वो यूज कर सकते हैं चीजों को जनरलाइज करने के लिए। तो एक ये इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग जो है वो ज्यादा एफिशिएंट नहीं रहती है हमारे पास। इससे ज्यादा हमारे पास जो इम्प्रूव एक्यूरेसी हमारे पास मॉडल बेस्ड लर्निंग के अंदर आती है। Classify the sample by use of trained model is called model based learning approach। For example, use trained model to generalize the new case। ठीक है, ट्रेन मॉडल को हम लोग यूज करते हैं एक न्यू केस को जनरलाइज करने के लिए। हाँ अच्छा, जब हमारे पास मॉडल को जब हम लोग इवेल्युएट करते हैं ना, तो हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक तो उसका कॉस्ट फंक्शन होता है, दूसरा उसका यूटिलिटी फंक्शन होता है। यूटिलिटी या तो फिर फिटनेस फंक्शन होता है। यूटिलिटी फंक्शन बताता है कि कितना बेहतर हमारा मॉडल जो है वो का वर्क कर रहा है।
और कॉस्ट फंक्शन हमारा बताता है कि कितना बदतरीन हमारा मॉडल जो है वो है। तो कॉस्ट फंक्शन को हम लोग जितना हमारी कोशिश होती है कॉस्ट फंक्शन को रिड्यूस करें ताकि हम जो है एक बेटर परफॉर्मेंस की तरफ हम लोग पहुंच सके और उसको जो है इवैल्यूएशन स्टेप के अंदर पास हो सके और मॉडल को इजीली डिप्लॉय कर सके। तो हम लोग को जो है वो फिटनेस फंक्शन को इंक्रीज करना है और कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करना है। तो ये हमारा टारगेट होता है।